नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके YouTube चैनल न्यू प्रिंस एजुकेशन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही बेहतरीन और शानदार टॉपिक जो कि क्वांटम मैकेनिक्स हायर और एडवांस फिजिक्स से रिलेटेड है, एमएसटी का एक टॉपिक है और आपके CSIR नेट के अंदर भी पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में पूछा जाता है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो के अंदर ये बता चुका हूँ, जैसे आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जीमान इफेक्ट, और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा आज का टॉपिक होने वाला है स्टार्क इफेक्ट। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ जीमान इफेक्ट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानने के लिए अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए जा रहे थे, तो उसी श्रृंखला के अंदर जो लास्ट मॉडल आता है उसको हम पढ़ते हैं बोर का एटॉमिक मॉडल या बोर्स मॉडल बोलते हैं। और अभी तक का सबसे सक्सेस मॉडल जो है वो हमारा बोर का मॉडल जाना जाता है। उसके अंदर बोर साहब ने एक ये बात बताई थी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने निचले ऊर्जा स्तर से या ग्राउंड एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा, तो वहां पर लगभग 10⁻⁹ सेकंड, जो कि बहुत कम है, इतने समय के अंदर रहने के बाद में वापस क्या करता है, अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर लौट आता है। इस दरमियान वो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है उतनी एनर्जी को वापस क्या करता है, रिड्यूस करता है, और उस निकाली या रिड्यूस की गई एनर्जी के बराबर हमें वहां पर स्प्लिटिंग लाइनें मिलती है, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे लाइनमैन, बामर, पासन, इस प्रकार की हमें सीरीज मिलती है जिसको हम एनर्जी स्प्लिटिंग लाइन बोलते हैं। अब स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। अब एक्चुअल के अंदर होता क्या है कि यदि मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन लाइनों के ऊपर अप्लाई करता हूँ, ये जो लाइनें हैं ये आगे और विभाजित हो जाती है। इनको समझाने के लिए दो इफेक्ट दिए गए हैं, एक तो आपका था जीमान इफेक्ट और एक आपका था स्टार्क इफेक्ट। जीमान इफेक्ट को मैं पिछले वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा स्टार्क इफेक्ट। ये जो स्टार्क इफेक्ट है, जैसे मैंने आपको जीमान इफेक्ट बताया था, उसके अंदर क्या था कि यदि हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को स्पेक्ट्रल लाइन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो जो स्प्लिटिंग होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, जीमान इफेक्ट बोलते हैं। और यदि हम उनके जो पार्टिकल हैं जिसके हम स्प्लिटिंग लाइन को देख रहे हैं या जिनको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यदि हम उनके स्पिन को कैलकुलेट नहीं करते हैं तो जो जीमान इफेक्ट होता है वो आपका कहलाता है नॉर्मल जीमान इफेक्ट। और यदि हम उनके स्पिन को भी कंसिडर करते हैं तो जो आपका जीमान इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं एनामोलियस जीमान इफेक्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। कई कमेंट आ रहे थे स्टार्क इफेक्ट के बारे में बताइए सर, तो आज मैं स्टार्क इफेक्ट के बारे में बात करूंगा, और आपका यदि कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, चालू करते हैं कि स्टार्क इफेक्ट के अंदर होता क्या है कि मैं आपको बता दूं कि जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे उसके अंदर था कि हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो लाइनें स्प्लिट होगी वो आपका क्या कहलाता था, जीमान इफेक्ट कहलाता था। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण स्प्लिटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन presence of uniform electric field. The splitting of spectral lines in presence of uniform electric field is known as Stark effect. ये जो स्टार्क इफेक्ट होता है ये आपका टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का एक पार्ट होता है। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, द स्टार्क इफेक्ट is the one part of time independent perturbation theory. Time independent perturbation। अब ये टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी क्या होती है ये मैं आपको अलग से वीडियो के अंदर बता दूंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बताना संभव नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये जो टॉपिक है स्टार्क इफेक्ट ये खुद ही बहुत लंबा है ना। तो इसके हमने क्या लिखा कि द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट। द स्टार्क इफेक्ट इज द वन पार्ट ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि जो स्टार्क इफेक्ट है वो कौन सी थ्योरी का एक पार्ट है। तो हमें बताना है कि टाइम इंडिपेंडेंट इज द वन पार्ट ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट, द स्टार्क इफेक्ट इज द वन पार्ट ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। ठीक है, हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, लेट्स अज्यूम दैट, लेट्स कंसीडर हाइड्रोजन एटम। मैं यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए इसको सॉल्व करूंगा पूरे के पूरे स्टार्क इफेक्ट को, और यही मेनली हल किया गया है। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, लेट्स कंसीडर हाइड्रोजन एटम एंड intensity of electric field
इज डिनोटेड बाय ई। हम यहाँ पर ई इंटेंसिटी का जो विद्युत क्षेत्र है उसके यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर क्या बता दें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ले ली ई। तो इन दिस केस एंड क्या लिख देते हैं, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जेड डायरेक्शन के अंदर लगा हुआ है, अप्लाई है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज applied in z direction, then the total energy or Hamiltonian, simply the total energy or Hamiltonian may be written in the terms of work, in the terms of work। कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी सिंपली एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको आप वर्क के अंदर कन्वर्ट करके लिख सकते हो। हम जानते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वर्क कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू, आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, F डॉट डी। F यहाँ पर किसको बताता है, फोर्स को बताता है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। D किसको बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है। हमने क्या बोला कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन के अंदर लगा हुआ है, Z डायरेक्शन के अंदर लगा हुआ है। हमने यहाँ पर लिखा था ये रहा इन Z डायरेक्शन। तो मैं मान लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, Z है। तो ये वाली इक्वेशन कैसे लिख देंगे, F Z से लिख देंगे, और F बराबर क्या होता है, QE होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, QE हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z। इसकी जगह हाइड्रोजन एटम को कंसीडर किया तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे। तो इस वाली इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू माइनस ई डॉट Z, और जब ये डॉट यहाँ से हटेगा तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, माइनस ई जेड कोस थीटा। तो सिंपली आपका जो टोटल वर्क होता है वो कितना जाता है, माइनस का ई जेड कोस थीटा के द्वारा हम इसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मेरे को करना क्या है कि मैं हाइड्रोजन एटम को लेके चलाऊं। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि जब मैंने उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ई इंटेंसिटी का, तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट थी वो स्प्लिट हुई या नहीं हुई। अगर स्प्लिट होती है तो वो कितने एनर्जी लेवल के अंदर स्प्लिट होती है, और नहीं होती तो वो स्प्लिट क्यों नहीं होती। देन हम देखेंगे जो हाइड्रोजन लेवल की हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, जिसको हम n बराबर 1 से n बराबर 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। n बराबर 1 उसका ग्राउंड स्टेट है और n बराबर 2 उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। देन हम वो कैलकुलेट करेंगे कि यदि उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n बराबर 2 स्प्लिट होती है इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दैट इज अप्लाइड इन z डायरेक्शन, तो वो कितने पार्ट के अंदर डिवाइड होती है, और अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एक बार इतना आप नोट कर लीजिए, मैं ये इसको क्लियर कर देता हूँ पूरा का पूरा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम के लिए जो उसकी ग्राउंड स्टेट होगी उसकी स्प्लिटिंग को देखेंगे। मैं इसके लिए चलो आपको पहले इसका हैमिल्टोनियन का फॉर्म और बता देता हूं थोड़ा सा, वो आपको किस प्रकार से लिखना है ना। तो आप यहाँ लिख दीजिए, द हैमिल्टोनियन फॉर टोटल सिस्टम ऑफ हाइड्रोजन एटम may be written as following, may be written as following in the terms of kinetic energy and potential energy, terms of kinetic energy and potential energy, then total Hamiltonian X is equal to काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको आप सिंपली किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, P/2m। और चूंकि हम यहाँ पर परटर्बेशन थ्योरी काम में ले रहे हैं तो कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस हुआ तो जो आपका मास होगा वो किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, म्यू के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। ये आपका क्या कहलाता है, रेड्यूस्ड मास कहलाता है। रेड्यूस्ड मास कब क्रिएट हुआ, जब हमने इसके ऊपर परटर्बेशन अप्लाई की। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपको कितनी मिल जाएगी, P²/2 म्यू यहाँ पर हमें फाइंड हो जाएगी। और सिंपली जो PE पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको आप कितना लिख सकते हैं, जो आपकी PE होगी उसको हम लिख देंगे VR से।
वो आपकी हो जाएगी वी आर। वी आर किस प्रकार से, क्योंकि जो पोटेंशियल है ये फंक्शन होता है किसका, पोजीशन का, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, चूंकि पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो ये दोनों वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है, जो एच केप है इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, पी अपॉन 2 म्यू प्लस हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, वी आर। तो ये आपका सिंपली एक हैमिल्टोनियन बन जाता है। इसको आप अगर इक्वेशन देना चाहें तो इक्वेशन नंबर स्टार दे सकते हैं, आगे हमारा यूज आएगा, हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सबसे पहले उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है उसके अंदर किस प्रकार से स्प्लिटिंग होती है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं, स्प्लिटिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इस कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो n होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा पहला पॉइंट है। तो इसके अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा, फॉर ग्राउंड स्टेट जो आपका n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n बराबर आपको कितना मिलेगा, n बराबर मिल जाएगा n। और जब n बराबर 1 होगा, इसका करने का मतलब s ऑर्बिट के लिए जो l होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। और जब l बराबर 0 है तो आपका m बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि जब आपका पहले आप ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो n बराबर 1 तो l बराबर 0 तो m बराबर 0। देन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इसका वेव फंक्शन है वो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि वेव फंक्शन एक इस प्रकार का मोस्टली पैरामीटर होता है जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किसी भी पार्टिकल की पूरी जानकारी देने के लिए अति आवश्यक होता है। यदि हमारे पास इसका वेव फंक्शन होगा जिसको आप तरंग फलन बोलते हैं, साई होगा तो उसके माध्यम से आप इसकी पूरी एनर्जी, हैमिल्टोनियन, इसकी पोजीशन, इसकी पोटेंशियल, इसके वर्क डन और इसकी परटर्बेशन, स्प्लिटिंग सब के बारे में पता कर सकते हैं। तो जब n बराबर 1, l बराबर 0, n बराबर 0 है तो हम कह सकते हैं कि जो उसका वेव फंक्शन होगा वो n, l और m के ऊपर डिपेंड करेगा। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, देन द वेव फंक्शन n, l, m। ये इस प्रकार से लिखेंगे कि केट n, l, m इज इक्वल टू साई n का मान कितना 1, l का मान कितना 0 और m का मान कितना 0। तो इस कंडीशन के अंदर इसका एनर्जी होगी, ये तो हमने क्या बना दिया, इसका वेव फंक्शन बता दिया। अब अगर मैं इसकी एनर्जी की बात करता हूं, नाउ एनर्जी हम किस प्रकार से लिखते हैं कि जो E होगा, E अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो इसको मैं E नोट लिख देता हूं ना सिंपली। तो ये हो जाएगा ग्राउंड स्टेट के लिए, चलिए इसको E1 कर देते हैं क्योंकि n बराबर 1 लिए तो यहाँ पर E1 हो जाएगा। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, साई n l m h साई n l m। और सिंपली आप जानते हैं ये वाला जो ब्रांच का होता है ये किसको बताता है, स्टार को बताता है, और जो केट है वो सिंपली NLM को बताता है। ये सारे के सारे हटते हैं, यहाँ पर क्या आ जाता है, डिटो आ जाता है और इंटीग्रेशन होता है -∞ टू +∞। ये मैंने यहाँ पर इसको डिराक नोटेशन के अंदर लिखा है। ये आपके जो बेस है क्वांटम मैकेनिक्स का, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। अब हम इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो E डैश होगा इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, साई 100 हैमिल्टोनियन h केप साई 100। अब देखिए यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि इसकी एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग हो रही है या नहीं हो रही, उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ, आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम सिलेक्शन रूल की हेल्प लेते हैं। यहाँ पर हम यूज करेंगे सिलेक्शन रूल को। देखिए वो किस प्रकार से यूज होता है मैं भी आपको बता दूंगा कि बाय सिलेक्शन रूल वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोई भी यदि एनर्जी लेवल स्प्लिट होता है तो उसके लिए हम कौन सा जो रूल है वो काम में लेते हैं, वो होता है आपका सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल के थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी जो, देखिए एनर्जी लेवल तो स्प्लिट होंगे लेकिन कौन से एनर्जी लेवल एक्चुअल के अंदर स्प्लिट होंगे और जिनको हम इनको हम फील कर सकते हैं, इनको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, उनके बारे में कौन बताता है, आपका सिलेक्शन रूल बताता है। तो वो क्या कहता है कि यदि
ये आपके लिए डेल्टा एम का मान, डेल्टा एल का मान, डेल्टा एम का मान यदि आपके लिए प्लस माइनस 1 होता है और डेल्टा एल का मान यदि आपके लिए 0 होता है, तो ये वाली जो कंडीशन है इसको हम सिलेक्शन रूल के थ्रू समझ सकते हैं। और जिनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी वो सारे के सारे क्या होंगे, आपस के अंदर स्प्लिटिंग को शो करेंगे। हाँ, यहाँ पर ये थोड़ा सा करेक्शन है कि ये जो आपस के अंदर उल्टे हो जाते हैं। m का मान तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, डेल्टा m का मान तो 0 और डेल्टा l का मान क्या हो जाना चाहिए, प्लस माइनस 1 होना चाहिए। यदि ये कंडीशन कहीं पर फॉलो होती है तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि वो एनर्जी लेवल स्प्लिट होगा। तो देखिए हम यहाँ पर इसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए चेक करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका n, ये आपका l और ये आपका m, ये आपका n, l और ये आपका m। तो इन दोनों के लिए यदि मैं आपको डेल्टा m की वैल्यू या डेल्टा n की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके बताता हूँ। देखिए मुझे क्या चाहिए, डेल्टा m चाहिए सबसे पहले, तो मैं डेल्टा m को चेक करता हूँ। तो ये वाला 0 माइनस 0 कितना हो गया, डेल्टा m बराबर 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई है। पहली कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड होनी चाहिए। डेल्टा l बराबर प्लस माइनस 1, तो देखो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, तो डेल्टा l की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। ये बराबर नहीं है किसके, प्लस माइनस 1 के। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती है। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जब ये जो एनर्जी है ई डैश, जिसको हम स्प्लिटिंग एनर्जी बोल रहे हैं हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट के लिए अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इन डिराक नोटेशन, तो इसकी जो वैल्यू है हमें सिलेक्शन रूल के थ्रू कितनी मिल रही है, डेल्टा m तो हमें 0 मिल रहा है, वो तो यहाँ पर कंडीशन ओके है, परंतु जो डेल्टा l है उसकी वैल्यू हमें भी 0 मिल रही है, जो कि होनी कितनी चाहिए, प्लस माइनस 1 होनी चाहिए। इस कारण हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी एनर्जी स्प्लिटिंग होगी ई डैश, ये सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करती है। और जब सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करेगी तो ये जो एनर्जी होगी इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 0 इसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है। कहने का मतलब क्या है, जब ई डैश की वैल्यू 0 हो जाती है, जब यहाँ पर ई डैश की वैल्यू 0 है, मतलब स्प्लिटिंग जो एनर्जी लेवल होगा उसकी एनर्जी आपको कितनी मिल गई, 0 मिल गई। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ग्राउंड स्टेट है ये आपका आगे स्प्लिट ही नहीं होगा। इसके ऊपर कितनी भी इंटेंसिटी का आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें चाहे मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, ग्राउंड स्टेट कभी भी हाइड्रोजन एटम का स्प्लिट नहीं होता है। तो ये पहला कंक्लूजन था। तो इससे देखो कई बार एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि सिलेक्शन रूल के थ्रू या सीधा या प्रूफ कीजिए कि अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स जो ग्राउंड स्टेट होती है किसी भी हाइड्रोजन एटम की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के अंदर आगे स्प्लिट नहीं होती। तो आप इस प्रकार से करेंगे, आपको सबसे पहले मानना है कि फॉर ग्राउंड स्टेट वी नो दैट n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1। n यहाँ पर क्या है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एंड n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, देन इन दिस केस azimuthal quantum number l will also is equal to 0, and when l is equal to 0 then a magnetic quantum number is equal to 0। इस कंडीशन के अंदर देन द वेव फंक्शन साई एन एल एम को इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो साई एन एल एम होगा इसको हम लिखेंगे साई 1 0 0। और इसके बाद में हम जब हमारे पास वेव फंक्शन आ गया तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ई डैश को बना सकते हैं। और ई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा साई एन एल एम हैमिल्टोनियन साई एन एल एम। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, देन हम चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल कि सिलेक्शन रूल के अनुसार यदि किसी एटम के लिए डेल्टा एम की वैल्यू 0 होती है या डेल्टा m तो 0 होना चाहिए, डेल्टा l की वैल्यू प्लस माइनस 1 होनी चाहिए, दोनों कंडीशन आपस के अंदर संतुष्ट होगी तभी ये जो आपका एनर्जी लेवल है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। यदि वैल्यू नहीं मिलती है, वैल्यू नहीं मिलती मतलब ये आपस का ये जो आपका है ये इसको फॉलो नहीं कर रहा, फॉलो नहीं करेगा तो इसकी जो ई डैश की एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, 0। और ई डैश 0 हो गया तो कह सकते हैं जो एनर्जी लेवल है वो आगे स्प्लिट नहीं हो रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ से कि जो हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट होता है वो आगे स्प्लिट नहीं होता है। ये हमारा सबसे पहला पार्ट था कि स्प्लिटिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देन हम अगला जो हमारा 2 नंबर का पॉइंट है इसके अंदर हम देखते हैं जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है जिसको आप n बराबर 2 कहते हैं, वो आगे स्प्लिट होती है या नहीं होती। देन इसको मैं एक बार यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, आप इसको साथ साथ में नोट करते जाइएगा। अब देखिए हमारा 2 नंबर पॉइंट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, स्प्लिटिंग ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके लिए आप क्या लिख देंगे कि जो आपका n होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि उसके लिए 1 था तो ये हो गया आपका 2। और जो आपका 2 होगा तो इसके लिए आप l किस प्रकार से लिख देंगे, l इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इसको आप किस प्रकार से कर सकते हैं, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और 1 आ गया तो आपके लिए जो l होगी उसकी वैल्यू 2 मिलेगी, 0 और
1, क्योंकि 1 आया तो 0 भी साथ में इसके ऐड होगा, तो ये आपका हो गया 0 और 1। अब यहाँ से यदि मैं m की वैल्यू निकालता हूँ, देखो इस l बराबर 0 के लिए m अलग निकलेगा और इसके लिए आपका l अलग निकलेगा। मैं यहाँ से इसको आपको बता दूं कि जब l बराबर 0 है तो इसके कोरेस्पोंडिंग m कितना होगा, और जब आपका l बराबर 1 होगा तो इसके कोरेस्पोंडिंग आपका m का मान कितना होगा, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जब आपके लिए l बराबर 0 है तो पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर m का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब आपके लिए l बराबर 0 है तो यहाँ पर m की 3 पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी, -1 +1 इन दोनों के बीच में 0। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 4 कंडीशन उत्पन्न हो चुकी है। एक तो l बराबर 0 0 0 की, उसके बाद में 1 -1 1 0 और 1 1। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ, यदि आपसे एग्जाम के अंदर पूछ ले कि 4 हाइड्रोजन एटम जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, जब उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E अप्लाई करते हैं तो वो जो उसकी एनर्जी लेवल होगी, जिसको आप E डबल डैश बोलोगे, वो कितने पार्ट के अंदर डिविजिबल होगी। तो आप क्या कीजिए, n बराबर 2 है तो इसका आप यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, जिसको आप क्या बोल देंगे, स्प्लिटिंग लेवल। स्प्लिटिंग लेवल्स आपके कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर, n का मान 2 था तो 2 स्क्वायर आपको कितने मिल जाएंगे। और लास्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो स्प्लिटिंग लेवल है वो 4 टुकड़ों के अंदर विभाजित होती है और उन चारों की एनर्जी स्टेट की मैं आपको वैल्यू यहाँ पर निकाल के बताने वाला हूँ। तो आपको एक बार इतना ध्यान रखना है कि हमें कितनी वैल्यू मिली, n बराबर 2 के लिए l बराबर कितना, 0 और 1। फिर l बराबर 0 के लिए n का मान कितना, 0, और l बराबर 1 के लिए आपके m का मान कितना, -1 0 और 1। अब इनका हम एक प्रकार से वेव फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से, मैं इसको एक बार यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ ना, ध्यान में रहेगा आपकी भी। तो यहाँ से मैं एक बार इसको यहाँ लिख देता हूँ कि देखिए n बराबर 2, तो यहाँ पर आपका l का मान 0 और 1। फिर l बराबर 0 तो m बराबर कितना, 0। फिर इसके लिए l बराबर 1 तो m बराबर कितना, -1 0 और 1। ही आपको ध्यान में रखना है। अब आपको यहाँ पे वेव फंक्शन डिजाइन करने बताता हूँ कि आप वेव फंक्शन को किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए, और जब आपके पास वेव फंक्शंस आ जाएंगे तो आप उनकी एनर्जी को, उनके हैमिल्टोनियन को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि मैं सबसे पहले बता रहा हूं आपको कि ये जो साई NLM ये आपको बनाना है। देखिए सबसे पहले आप बनाइए इस वाले कंडीशन के लिए 2 0 1 के लिए, तो आप क्या लिख देंगे, साई 2 0 1 2 0 1। फिर इनको मैं आपको सेट करके बता दूंगा आप किस प्रकार से इनको करेंगे। 2 0 1 हो गया, क्योंकि n बराबर 2 l बराबर 0 और ये आपका इतना, ओह सॉरी ये लाइन इस प्रकार से आनी थी, ऐसे ये गलत हो गया। तो इसके लिए बनाएंगे ना, तो n बराबर 2 फिर l बराबर 0 था तो उसके लिए m का मान भी कितना है, 0। तो यहाँ पर कितना आएगा, 0। ये आपकी एक कंडीशन यहाँ से बन गई, इतनी बात होती है। उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं साई NLM बराबर साई। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ n बराबर तो सबके अंदर 2 रहेगा, l की अगर मैं बात करता हूँ 1 के लिए, तो 1 के साथ में ये पहली कंडीशन लीजिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 -1। ये वाली एक कंडीशन आपकी पूरी हो जाती है। अब आप यहाँ पर लिखिए साई NLM बराबर साई n बराबर 2 सबके लिए कॉमन है, 1 भी यहाँ पर कॉमन है। इस 1 के साथ में ये वाली ले ली, तो अब किसकी बारी है, 0 की बारी है। तो ये आपका नया वेव फंक्शन हो गया NLM साई 2 सब के अंदर कॉमन है, 1 की बात करें तो यहाँ पर l का मान 1 आ गया, m 1 बच गया, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप इनको नाम देंगे और नाम देने के बाद में इन सब के कोरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर इनके हैमिल्टोनियन के साथ में इनकी एनर्जी जो परटर्बेशन है उसको फाइंड करना है। तो वो हम देखते हैं किस प्रकार से फाइंड करेंगे। एक बार मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा बड़ा टॉपिक है लेकिन एकदम इजीएस्ट वे के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप इसको पूरा अंत तक देखें और अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर करें। देखिए इनकी जो एनर्जीज होंगी उसको मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद रखना है 0 0 1 -1 0 0 -1 1 ये कह दीजिए, 0 0 1 -1 कह दीजिए, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हम यहाँ पर ले लेते हैं 0 0 -1 और 1। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं आपको ऐसे लिखूं, चलिए यहाँ पर 1 लिख देते हैं। सिंपली जो 1 होगा उसका मतलब क्या होगा आपको ये ध्यान रखना है। मैं इसको H1 लिख देता हूँ, चलिए सीधा 1 मान लीजिए।
जो आपका अगर मैं यहाँ पर सीधा 1 लिखता हूँ, ध्यान देना कि यदि मैं सीधा 1 लिखूं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, साई मैंने क्या बताया था अभी आपको 0 0 -1 और 1 है ना, तो आप ऐसा लिख दीजिए पहले पूरा, ये 2 की वैल्यू, ये 3 की वैल्यू और ये 4 की वैल्यू, 2 सब के अंदर कॉमन है, 2 सब के अंदर कॉमन है। मैंने आपको बताया 0 0 -1 1। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट कीजिए, n बराबर सबसे पहले ये वाली n l और m, तो m की मैंने यहाँ पर वैल्यू बता दी, मैंने क्या याद रखा 0 0 -1 और 1, तो 0 0 -1 1, और n की वैल्यू 2 2 2 सब के अंदर कॉमन है। अब l के दो मान थे, l के दो मान थे, एक तो था 0 और एक था 1, तो यहाँ से शुरू कर दीजिए 0 1 1 1। अब थोड़ा सा ध्यान रखना कि यदि कहीं पर आपको 1 दिखाई देता है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, साई 2 0 0, 2 दिखता है तो साई 2 1 0, 3 दिखता है तो साई 2 1 -1, 4 दिखता है तो साई 2 1 1। अब देखिए इनके जो एनर्जीज होगी या इनकी आप हैमिल्टोनियन की बात करें तो इनको हम एक इंडेक्स के अंदर शो करते हैं, सारणिक के अंदर, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए वो हम किस प्रकार से लिखते हैं, इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए, और यहाँ पर बराबर के अंदर 0 का साइन चलता है। देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाती है H11 H12 H13 H14, और इनके साथ में यहाँ पर आता है माइनस का ई डैश। ये इस प्रकार से डायगोनल के अंदर माइनस ई डैश हमको करना है, ठीक है। अब आपका आएगा H21 H22 H23 H, और ये आपका आ जाता है यहाँ पर H23 और ये आपका H24, और ये डायगोनल का एलिमेंट है तो इसके साथ में क्या हो जाएगा आपका माइनस का ई डैश आ जाएगा। देन हम यहाँ पर देखते हैं अब की बार आएगा आपका H31 और यहाँ पर आपका H41। चूंकि आपके n बराबर 2 था, n बराबर 2 था तो आपके लिए जो मैट्रिक्स आएगी वो उसका स्क्वायर मतलब 4 क्रॉस 4 की आएगी, तो यहाँ पर इसकी जो रैंक होगी वो कितनी हो जाएगी 4 क्रॉस 4 की। यहाँ पर आपके पास आएगा H32 H33 माइनस का ई डैश H34। डायगोनल की बात कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ से इस प्रकार से इन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इनके अंदर आपको क्या करना है कि एनर्जी को माइनस करना है ना, और यहाँ पर क्या आ जाता है आपकी बार H42 H43 और ये आपका आ गया H44 माइनस का ई डैश। इसको आप इस प्रकार से यहाँ से देख सकते हैं। देन अब आगे हम जो बात करेंगे उसके अंदर इन सब की वैल्यू पुट करनी है। जैसे 1 1 है तो इसकी वैल्यू 1 और 1 दो बार इसकी वैल्यू पुट करेंगे, मैं भी आपको यहाँ पे पुट करके दिखा देता हूँ। देखिए हम किस प्रकार से इनकी वैल्यू रखते हैं, तो एक बार मैं इसको यहाँ से क्लियर करूंगा। एक बार पूरा क्लियर कर देते हैं ना, क्योंकि थोड़ा ये बड़ा रहेगा और समझने के अंदर भी आपके आसान थे, इसलिए मैं यहाँ से इसको पूरा क्लियर कर रहा हूँ। तो देखिए जो आपकी 1 की वैल्यू थी वो मैं आपको बता दूं कितनी थी, साई 2 0 0। 2 की वैल्यू कितनी थी, साई 2 1 0। 3 की वैल्यू थी साई 2 1 -1, और 4 की वैल्यू थी साई 2 1 1। ये आपको ध्यान में थोड़ी रखनी है। और आपकी यहाँ पर जो इंडेक्स थी वो इस प्रकार से थी, देख लीजिए कि H11 माइनस का ई डैश H12 H13 H14, और बराबर में कितना था आपके पास 0 था। ये आपके था यहाँ पर H21 H22 माइनस का माइनस ई डैश H23 H24, और यहाँ पर आपका आ जाता था H32 31 H32 H33 माइनस H डैश H34। एक बार देख लीजिएगा ना, मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पर आएगा H14 41 H42 H43 H44 माइनस का ई डैश, तो ये आपकी यहाँ से इंडेक्स थी बराबर में कितना था 0। अब हम इनकी सब की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करके बता रहा हूँ, देख लीजिए। ये थोड़ा आपका यहाँ पे बड़ा हो सकता है क्योंकि इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए जो 1 1 है इसकी वैल्यू आप किस प्रकार से पुट करेंगे, वो वेव फंक्शन आपको रखना है यहाँ पे साई 2 0 0, बीच में h आया तो हम यहाँ पे लिख देंगे h, और वापस 1 आया तो आप वापस ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो साई 2 0 जो, तो आप समझ पा रहे होंगे बात को, ये थोड़ा लेंथी चलेगा। माइनस आप यहाँ पे क्या कर देंगे, ई डैश कर देंगे, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे H12 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, साई 1 का मतलब कितना हो गया, ये वाली 2 0 0, फिर यहाँ पे आएगा h, फिर आपको क्या कह रहा है 2 कह रहा है, तो ये वाली वैल्यू
साई 210। फिर आपको यहाँ पर क्या लिखनी है H13, तो ये आपका हो जाएगा साई 200, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा H, फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा साई 21 -1, और H14 की वैल्यू हमें किस प्रकार मिलेगी साई 200 H, और जो 4 है उसकी वैल्यू कितनी है साई 211। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस सब के बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ से देखिए अगली बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा 2 की वैल्यू कितनी है साई 21, तो ये साई 210 H डैश 1 की वैल्यू कितनी है ये वाली, तो साई 200 माइनस सॉरी अब H22 की वैल्यू रखनी है तो आप इसको इस प्रकार से रखेंगे कि साई 210 H डैश, और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 2, तो साई 2 की वैल्यू कितनी है 210, तो ये हमने यहाँ पर रख दी, माइनस का हमने क्या कर दिया ई डैश। फिर नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है H23, तो साई 210 H, और 3 की वैल्यू कितनी है 21 -1, तो साई 21 -1। उसके बाद में H24 आप यहाँ पर क्या लिखेंगे साई 210 H, और 4 का मतलब साई 211। इसको हम यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। मैं एक बार बता देता हूँ, देखिए जो H31 है इसकी वैल्यू आप क्या रखेंगे 21 -1, तो आपका हो जाएगा साई 21 -1 H के, और 1 की वैल्यू क्या रखेंगे साई 200, यहाँ से आपका कंप्लीट। उसके बाद में अगली वैल्यू क्या है 32 साई 21 -1 H के, उसके बाद में आप क्या रखेंगे साई 232 है, तो ये हो जाएगा 201। उसके बाद में नेक्स्ट आप क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पर H33 की वैल्यू कितनी है साई 21 -1, ये आपका हैमिल्टोनियन H डैश, और उसके बाद में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 की वैल्यू सेम ही आ जाएगी H21 -1, और माइनस की आपकी एनर्जी करेक्शन। उसके बाद में हमें लिखना है H34, तो ये वाली वैल्यू है आपकी साई 2 -1 यहाँ पे H डैश, और उसके बाद में आपका आ जाता है 4 वाला, तो इसको आप क्या लिख देंगे साई 2 -1 बराबर 0। ये पूरा के पूरे के अंदर चल रहा है। एक स्टेप और बाकी है हमारा, अभी इसको मैं लिख देता हूँ H41 कितना है साई 211, और यहाँ पे आपका H डैश, और 1 की वैल्यू कितनी है साई 200। उसके बाद में अगला यहाँ से स्टेप चालू होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं H42, ये आपका हो जाएगा साई 211, और ये आपका यहाँ पे H डैश 210 साई 210। देन आपका आ जाता है यहाँ पे आएगा 4, तो आप क्या लिखेंगे साई 211 हैमिल्टोनियन H डैश इक्वल टू, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे साई 2 -1, और लास्ट के अंदर आपका स्टेप आ जाता है साई 211 हैमिल्टोनियन H डैश करेक्शन साई 21, ये आपका था 211, और ये आपका आ जाएगा 211, और माइनस का आ जाता है ई डैश, और इसके बराबर में यहाँ पे लिख देता हूँ ये आपका पूरा का पूरा 0 के बराबर के अंदर चल रहा है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आशा करता हूँ कि आपकी ये समझ में आया होगा। ये मैंने सारी वैल्यू इसके अंदर यहाँ पर इसे इनपुट करी है। तो आगे अगर हम देखते हैं, देखिए इसके अंदर तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है। अब बड़ा ही ध्यान से समझिएगा, एक बार मैं ऊपर वाला यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। सिलेक्शन रूल क्या था, डेल्टा एल इज इक्वल टू ±1, एंड आपका जो डेल्टा एम है वो कितना होना चाहिए 0। ये दो कंडीशन आपको जिस जिसके अंदर फॉलो होती है उनको रखना है, और सारी वैल्यू आपको 0 कर देनी है। देखिए ये जो आपकी मैट्रिक्स होगी बड़ी रेड्यूस होकर छोटी होकर हमारे सामने उभरेगी। देखिए पहले वाली वैल्यू एन एल एम थोड़ा फटाफट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले डेल्टा एल की वैल्यू को चेक करता हूँ। तो देखिए एन ये 0 और 0 के अंदर से 0 घटा कितना हो गया 0, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो ये जो आपका ब्रैकेट होगा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो 0 के अंदर से माइनस ई डैश हुआ, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस की ई डैश। देन मैं इसको चेक करता हूँ, तो यहाँ से देखिए मेरे को कितनी वैल्यू मिल रही है एन बराबर जो 0, यहाँ पे देखिए एल का मान कितना हो रहा है माइनस का 1 आ रहा है, ओके, और m का मान कितना हो रहा है 0, मतलब ये फॉलो कर रहा है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साई 210 h डैश, और ये आपका हो जाएगा साई 210। देन आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर अगर मैं l की बात करूं तो l इसके अंदर सेटिस्फाइड है -1 हो रहा है, लेकिन जो m है वो आपका 0 नहीं हो रहा था। ये कंडीशन 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। सिमिलरली जब आप इनके अंदर चेक करेंगे तो l इनका मान देखिए -1 हो रहा है, और m का मान कितना आ रहा है -1, जो कि आना कितना चाहिए 0। तो ये वाली कंडीशन भी आपकी नॉट फॉलो, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 0। अब हम इसको चेक करते हैं, तो देखिए L बराबर कितना आ रहा है -1, m बराबर कितना आ रहा है 0। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी कितनी साई
psi 210 h dash psi 200, ये यहाँ पे 200 है। और जब आप इन सबको सिंपली चेक करेंगे तो ये तो और सारी वैल्यू सारी जीरो हो जाएगी। तो हमें देखिए यहाँ पर ये अगर जीरो हो गया तो डायगोनल के अंदर क्या बचा, माइनस का ई डैश, और दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। यहाँ पर जीरो जीरो, फिर माइनस का ई डैश, फिर जीरो, फिर जीरो 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 और माइनस का ई डैश। ये आप चेक कर लीजिएगा होमवर्क के तौर पर। तो अब देखिए मैं आगे बताता हूँ कि ये जो आपके मैट्रिक्स आई है इसको आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे और इनकी जो वैल्यू है वो आप किस प्रकार से फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए जब हम इनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जब हमारे गणितीय इसके ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हमें जो psi 200, देखिए ये दोनों आपकी वैल्यू सेम है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि नाउ कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ psi 200 h dash psi 210 एंड आपका जो ये वाला वेव फंक्शन है इसको आप क्या बोल रहे हैं, psi 210 h dash psi 200, इनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो वो देखो हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं बाय मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। ये जो दोनों के दोनों होते हैं इनकी आप वैल्यू ध्यान में रख लीजिएगा कि आपको psi 200 h dash psi 210 इनकी वैल्यू मिलती है 3 e a नोट के इक्वल। आपको ये वैल्यू मिल जाएगी इन दोनों की। जब आप इनको सोल्व करेंगे मैं आपको सीधा ही बता रहा हूँ कि इनकी वैल्यू कितनी मिलेगी, psi 200 h dash psi 210 की वैल्यू मिलती है 3e कैपिटल E a नोट, जहाँ पर 3 एक वेरिएबल है, ये आपका कांस्टेंट है, और E आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, और E आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और a नोट आपकी क्या कहलाती है, बोर रेडियस कहलाती है। ये सारे टर्म मैंने आपको बता दी है। ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे तो देखिए हमको क्या वैल्यू मिलने वाली है, यहाँ से मैं क्लियर करके नीचे लिख रहा हूँ। देखिए माइनस का E, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 3e a नोट 0 0 इक्वल टू आपका 0 पड़ा है। यहाँ से क्या मिलेगा 3e a नोट, और यहाँ से क्या मिल गया माइनस का E, और ये सारे के सारे 0 0 0 माइनस का E डैश 0। उसके बाद में हमें क्या मिला 0 0 0 माइनस का ई डैश। और जब आप इस पूरी की पूरी सारणी को हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं मैट्रिसेस को, तो हमें यहाँ पर एक रिजल्ट मिलता है, वो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। बाय सॉल्विंग दिस केस बाय सॉल्विंग दिस मैट्रिसेस हमें यहाँ पर एक रिजल्ट मिलता है जिसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, माइनस का ई डैश का स्क्वायर, और अंदर मिलता है हमको ई डैश स्क्वायर माइनस 3e a नोट का स्क्वायर। जब आप इसको सिंपली मैथमेटिकल प्रूफ से इस प्रकार से इसको छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 × 3 की मैट्रिसेस बनेगी, सॉल्व करेंगे तो आपको ये रिजल्ट यहाँ पर फाइंड होगा। तो इनसे हमें देखिए 4 रिजल्ट मिलेंगे। मैंने आपको बताया था एनर्जी लेवल है उसकी 4 वैल्यू हमें फाइंड होगी। तो वो देखिए किस प्रकार से वैल्यू हमें मिल रही है। इससे अगर मैं इसको इसके इक्वेट करता हूँ 0 के बराबर, तो माइनस का ई डैश इज इक्वल टू 0 इसका होल स्क्वायर है। तो हमें ई डैश की वैल्यू कितनी मिल गई 0 और 0, तो 2 वैल्यू तो आपके पास क्या आ जाती है, और 2 वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। तो देखिए ई डैश का स्क्वायर माइनस 3e a नोट इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जो ई डैश होगा वो प्लस 3e a नोट और ई डैश माइनस का 3e a नोट इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको इसके बराबर 0 के बराबर करता हूं तो मेरे को ई डैश की वैल्यू कितनी मिल जाती है, माइनस का 3e a नोट मिल जाती है। एक तो आपकी तीसरी वैल्यू ये, और अगर मैं इसको 0 के बराबर करता हूं तो मेरे को नेक्स्ट वैल्यू मिलती है ई डैश इज इक्वल टू 3e a नोट। ये मेरे को 4 वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाती है। तो इन 4 केस से आप क्या कह सकते हैं कि जो आपको हाइड्रोजन लेवल, हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है वो इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद एन इंटेंसिटी ऑफ कैपिटल E इज स्प्लिटिंग इन 4 मोर एनर्जी लेवल्स दैट इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि जो सेकंड ऑर्डर का आपका स्टार्क इफेक्ट होता है वो इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आने वाले समय के अंदर मैं आपके लिए क्वांटम मैकेनिक्स की और बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद।